सुबह की हवा हल्की थी और काफी कोल्ड थी। आर्गन फॉरेस्ट के पेड़ों के बीच से एक तेज कड़वी हवा चल रही थी। उस हवा में थ्योर से गन्स की गड़गड़ाहट सुनाई थी रही थी, हमेशा गन्स की आवाज। टॉमस कांप उठा। उसने अपना पुराना सा ग्रेट कोट खुद पर और कसकर लपेट लिया। रात की नींद भी बेचैन करने वाली थी। पूरी रात बस परछाइयां और अजीब तेज आवाजें। अब सुबह की इस ग्रे रोशनी से भी कोई कंफर्ट नहीं मिला, बस डर और गहरा होता गया। ये वॉर जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। एक कीचड़ और खून का मॉन्स्टर जो अथेमियों को पूरा निगल जाता था। उसने अपनी सांस को ठंडी हवा में देखा। एक और थी, सरवाइव करने के लिए एक और थी। वो कुक टेंट की तरफ चलते या हल्की कॉफी और जले हुए पॉरेज की स्मेल हवा में भारी हो रही थी। ये स्मेल जानी पहचानी थी, पर अच्छी नहीं। पर इसका मतलब था कुछ पल की गर्माहट, डर के अलावा किसी और एहसास का एक पल। सोल्जर्स उस हल्की रोशनी में भूतों की तरह चल रहे थे। उनके चेहरे गंभीर थे, थकान और कुछ और भी था उनके चेहरों पर। कुछ ऐसा जिसे बताना मुश्किल था। शायद ये इंतजार था, वो लगातार वाली अनसर्टेनिटी कि आज का दिन क्या लाएगा। क्या आज बैटल होगी या पीस, कोई नहीं जानता था। वो बस वेट कर रहे थे। जमीन पर कीचड़ ही कीचड़ था, एक थेम चिकना। वो उसके बूट से चिपक रहा था, बहुत हैवी, बिल्कुल उसके तेल पर रखे बोझ जैसा। उसने सार्जेंट मिलर को वहीं बने अस्थायी लैट्रिन्स के पास देखा। सार्जेंट के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देख रही थी। उनकी आंखें ट्री लाइन को स्कैन कर रही थी, हमेशा चौकन्ने, हमेशा सबसे बुरे के लिए तैयार। टॉमस ने सिर हिलाया। एक छोटा सा इशारा, कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, वो सब इसे फील कर सकते थे। इस टेंशन को, ये टेंशन एक जिंतिया चीज की तरह थी जो उन्हें चारों ओर से जकड़ रही थी, उनके सीने से होप को निचोड़ती हुई। ये जगह, ये फॉरेस्ट, ऐसा लगता था जैसे ये थ्यूनिया का आखिरी कोना हो। वो खाने की लाइन तक पहुंचा। टिन के मग्स की खनक, धीमी आवाजों की फुसफुसाहट। लोग थेबी आवाज में बात कर रहे थे, मानो उस नाजुक सी खामोशी को तोड़ने से डर रहे हों, अपनी किस्मत को चैलेंज करने से डर रहे हों। टॉमस ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। आसमान का रंग चोट लगे निशान जैसा पर्पल था। उसमें गुस्से वाली रेड धारियां थी, शायद एक वार्निंग। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, बस एक पल के लिए। उसने घर को याद करने की कोशिश की। हरे भरे खेत, सनशाइन, अपनी छोटी बहन की हंसी। लेकिन वो यादें धुंधली थी, मिटती जा रही थी। ये वॉर सब कुछ छीन रहा था, यहां तक कि यादें भी। कैंप के किनारे के पास एक अलग तरह की आवाज थी, एक हल्की सी आवाज, कबूतरों की हल्की गुटरगू। सिग्नल कॉप्स उन्हें रखते थे, मैसेंजर कबूतर, पंखों वाले छोटे छोटे सोल्जर। टॉमस अक्सर खुद को उनके देड़बों की तरफ जाते हुए पाता था। वो कोई पिजन मैन नहीं था, मतलब सच में नहीं, लेकिन उनमें कुछ तो बात थी। उनकी चुपचाप हरकतों में कुछ शांत सा था। इतनी मौत के बीच जिंदगी का एक छोटा सा टुकड़ा। वो एक खुरथुरे लकड़ी के पोस्ट से टिक गया। वो उन्हें देखता रहा। उनकी हल्की आवाजें उसके थके हुए नर्व्स के लिए मरहम जैसी थीं। तेड़बे साधारण लकड़ी के क्रेट थे, ऊपर तक रखे हुए, हर एक छोटा सा घर। कबूतर अंदर बाहर फड़फड़ा रहे थे, वे अपने पंख संवार रहे थे। वे एक अजीब सी शान के साथ अकड़कर चलते थे। टॉमस उन्हें छोटे मिरेकल समझता था, मैसेज ले जाते हुए, उम्मीद ले जाते हुए, खाइयों के ऊपर उड़ते हुए, कंटीले तारों के ऊपर, कीचड़ और इस पागलपन के ऊपर। ये एक खतरनाक काम था, एक पक्षी के लिए, एक इंसान के लिए। इस वॉर ने किसी को नहीं बख्शा, छोटे से छोटे जीव को भी नहीं। उसे उनके साथ एक अजीब सा अपनापन महसूस होता था। थियोनो इस भयानक तूफान में फंसे हुए थे। उसे वहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए था। सोल्जर्स की ड्यूटी होती है, हमेशा ड्यूटी। लेकिन कभी कभी कुछ कीमती मिनट्स के लिए वो चुपके से निकल जाता था। वो कबूतरों को देखता था। वे खतरे से कितने अनजान लगते थे, या शायद वे बस ब्रेव थे। जितना ब्रेव वो ज्याथियात्र फील करता था, उससे कहीं ज्यादा। उसने एक पक्षी को देखा, एक गहरे रंग की चेकर्ड माथिया कबूतर, जो बड़े आराम से अपने थेड़बे की छत पर उतरी। उसने चमकती और इंटेलिजेंट आंखों से चारों ओर देखा। ऐसा लगा जैसे वो भी उसे देख रही हो। एक पल का कनेक्शन, एक खामोश पहचान। शोर भरी थ्यूनिया में उनकी शांत मौजूदगी एक सुकून थी। पिजन हैंडलर्स काफी बिजी लोग थे। वे मकसद से काम करते थे, पक्षियों को चेक करते हुए, उनके पैरों में छोटे छोटे मैसेज कैप्सूल लगाते हुए, उन्हें आसमान में छोड़ते हुए। टॉमस उनके हुनर की तारीफ करता था, उनके नरम हाथों की,
ये एक अजीब कंट्रास्ट था। ये लोग वॉर के लिए ट्रेंड, इतने नाजुक जीवों की देखभाल कर रहे थे। वो सोचता था कि क्या वे भी ये महसूस करते हैं, किसी अच्छी चीज की, कुछ प्योर चीज की ये छोटी सी चिंगारी, एक ऐसी जगह पर जो अंधेरे में डूबी हुई थी। वो उम्मीद करता था, वो सच में उम्मीद करता था, उनके लिए, अपने लिए। एक दोपहर पिजन्स का एक नया क्रेट आया, फेदर्ड कॉर्ब के लिए नए रिक्रूट्स। उन्हें बड़े केयरफुली लाया गया था, ऐसे हैंडल किया जैसे कोई बहुत स्पेशल चीज हो। टॉमस पास में ही था, अपनी वेबिंग का एक फटा हुआ पीस सिल रहा था। उसने देखा जब हैंडलर्स ने क्रेट खोला। एंथर, जो बर्ड्स थे, उनके पंख फड़फड़ा रहे थे और धीमी कूइंग कर रहे थे। वो थोड़े डेज्ड लग रहे थे, अपने नए सराउंडिंग्स को लेकर थोड़े अनश्योर थे। वो ये फीलिंग समझता था। इस अनजान डचमैन लैंड में वो हर रोज यही फील करता था, हमेशा ऑन एज, हमेशा अनसर्टन। नए आए बर्ड्स में से एक बर्ड पर उसकी नजर पड़ी। वो एक ब्लू बार कॉक था, एक थेम स्लीक और स्ट्रॉन्ग फेंकने वाला, लेकिन कुछ और भी था। उसके स्टैंस में कुछ था। जिस तरह से वो अपना सिर उठाए हुए था, वो लगभग प्राउड लग रहा था, शायद डिफाइंड भी। ज्यादातर बर्ड्स नर्वस थे, इधर उधर हो रहे थे, लेकिन यह वाला काम खड़ा था। उसने नए चेहरों को देखा, नई आवाजों को सुना, एक थेम क्वाइट कॉन्फिडेंस के साथ। टॉमस को उसकी तरफ एक खिंचाव सा महसूस हुआ, एक छोटा सा फेदर्ड वॉरियर, आगे जो भी होने वाला था उसके लिए रेडी। उसे बाद में पता चला कि उसके लेग बैंड पर नंबर 1 लिखा था, लेकिन सोल्जर्स ने अपने तरीके से उसे एक नाम थेया, एक फ्रेंच नाम चेर अमी, यानी डियर फ्रेंड। वो नाम बर्ड पर सूट करता था। उसमें एक फ्रेंडशिप वाली बात थी, लॉयल्टी का एक अनस्पोकन प्रॉमिस था। टॉमस को नहीं पता क्यों, लेकिन उसे एक कनेक्शन फील हुआ, एक धागा सा जो उसे इस पर्टिकुलर पिजन की तरफ खींच रहा था। उसने देखा जब चेर अमी लॉफ्ट में सेटल हो गया। उसने अपना नया घर एक्सप्लोर किया। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी किस्मत मान ली थी, अपनी ड्यूटी, बिल्कुल सोल्जर्स की तरह। अगले कुछ दिनों तक टॉमस ने चेर एमी को ऑब्जर्व करने का पॉइंट बनाया। उसने उसे ट्रेनिंग फ्लाइट्स के टाइम देखा, कैंप के बहुत ऊपर उड़ते हुए, उस बड़े से, अक्सर ग्रे स्काई में एक छोटा सा निशान जैसा। वो हमेशा लौट आता था, तेजी से, जरूर, जैसे उसे पता हो, जैसे वो अपने टास्क की इंपॉर्टेंस समझता हो। वो कभी कभी सोचता था कि वो बर्ड क्या सोचता होगा, क्या उसे डर लगता होगा, क्या उसे भी वही ठंडा सा खौफ महसूस होता होगा जो एथेमियों को जकड़ लेता था, या फिर वो बस उड़ता था अपने इंस्टिंक्ट से, एक पुरानी पुकार से। कैप 3S एक रेर सी थियोपैर में सूरज बादलों से निकल आया। वो वीक सी धूप थी, पर सूरज तो था। थॉमस के पास अपने लिए कुछ मोमेंट्स थे, अपनी ड्यूटीज से एक छोटा सा ब्रेक। वो खुद को, जैसा वो अक्सर करता था, पिजन लॉफ्ट्स के पास पाता था। उसके पॉकेट में ब्रेड का एक छोटा सा क्रस्ट था, अपने थोड़े से ब्रेकफास्ट से बचाया हुआ। उसने एक पीस क्रम्बल किया, उसने उसे अपनी पाल्म पर रखा। उसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं था। ज्यादातर पिजन्स शाय थे, अनजान, हाथों से वेरी रहते थे, स्पेशली ऐसी जगह पर जहां अचानक शोर और कांस्टेंट खतरा रहता था। शेर अमी अपने कूप के लैंडिंग बोर्ड पर बैठा था। उसने अपना हेड टिल्ट किया, उसकी ब्राइट आंख टॉमस पर फिक्स्ड थी, फिर ब्रेड पर। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ, बस वो अथेमी और वो बर्ड। एक साइलेंट सवाल हवा में था। टॉमस ने अपना हाथ स्टेडी रखा। वो सॉफ्टली बोला, इंकरेजमेंट वाले शब्द, शायद सिली वर्ड्स थे, पर वो थील से थे। वो चाहता था कि बर्ड जान जाए, वो एक फ्रेंड है, वो कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। इस टेरिबल वॉर में छोटी काइंडनेस भी मैटर करती थी। स्लोली, कॉशियसली शेर अमी हॉप करके पास आया। एक टेंटेटिव कदम, फिर दूसरा। टॉमस ने अपनी ब्रेथ रोक ली। वो अपने थील की धड़कन फील कर सकता था, एक स्ट्रेंज सी एंटिसिपेशन। फिर वो बर्ड वहां था, उसके हाथ में रखे क्रम्स पर जेंटली पेक कर रहा था। उसके फेदर्स उसकी स्किन को ब्रश कर रहे थे। सॉफ्ट, वार्म, कनेक्शन का एक छोटा सा स्पार्क। उस सिंपल मोमेंट में एक बॉन्ड बन गया, एक क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, एक सोल्जर और एक पिजन के बीच। थियोनो घर से थियोनो वॉर के स्टॉर्म में फंसे हुए। वो प्योर अनकॉम्प्लिकेटेड पीस का मोमेंट था। उस थेन के बाद शेर अमी उसे रिकॉग्नाइज करने लगा था। जब वो अप्रोच करता तो वो सॉफ्टली कू करता था। कभी कभी वो उसे ग्रीट करने के लिए नीचे फ्लाई करके आता था। टॉमस हमेशा अपने फेदर्ड फ्रेंड के लिए कुछ न कुछ सेव कर लेता था। बिस्किट का एक क्रम, कोई स्ट्रे सीड, ये ज्यादा या कुछ नहीं था, पर ये एक जेस्चर था, उनकी अनलाइकली फ्रेंडशिप का सिंबल। हेट्रेड और वायलेंस से भरी दुनिया में
ये छोटा जेंटल क्रीचर एक लाइट की ग्लिमर लाया, एक रिमाइंडर कि डार्केस्ट टाइम्स में भी फ्रेंडशिप पनप सकती है, करेज सबसे छोटे थेलों में भी मिल सकता है। सेक्शन 5 आर्गोन के साय में ओनर्डर्स अचानक आए, जैसे हमेशा आते थे। दी लॉस्ट बटालियन, बाद में उन्हें यही बुलाया जाने वाला था। मेजर विटलेसी के एथेमी थॉमस उनके साथ था। उन्हें आगे बढ़ना था। आर्गोन फॉरेस्ट के काफी अंतर, एक खतरनाक धावा, एक रिस्की कटहेम। लेकिन ऑनर्डर्स तो ऑनर्डर्स थे, कोई सवाल जवाब नहीं, बस एक ऊथियास सी सहमति, पट्टियों को कसना, राइफलों की चेकिंग। एक खामोश थीवा हवा में फुसफुसाई गई। सैनिक एक नमी भरी भूरी सुबह के अंधेरे में निकले। जंगल ने उन्हें जल्दी ही से निगल लिया। उसके काले पेड़ कंकाल की उंगलियों जैसे थे। आगे बढ़ना मुश्किल था। घनी झाड़ियों के बीच से, गिरे हुए पेड़ों के ऊपर से, इलाका बहुत खतरनाक था। हवा में अनकहा डर भरा हुआ था। हर टहनी के टूटने की आवाज गनशॉट जैसी लगती थी। हर परछाई में दुश्मन छिपा लगता था। थॉमस ने अपनी राइफल कसकर पकड़ ली। उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। उसने शेर अमी के बारे में सोचा, लॉफ्ट्स में सुरक्षित होगा। उसने उम्मीद की, उसने थिवा की कि उस पंछी को कभी उनके लिए उड़ना न पड़े। ऐसे मिशन पर तो बिल्कुल नहीं। यह कुछ अलग लग रहा था। जाथिया खतरनाक, पहले किसी भी चीज से जाथिया बेचैन करने वाला। वे अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच गए। पहाड़ी के किनारे एक छोटा सा गड्ढा, लेकिन कुछ गड़बड़ थी, बहुत जाथिया गड़बड़। उनके आसपास की यूनिट्स आगे नहीं बढ़ी थी। वे कट गए थे, गिर चुके थे। जर्मन्स को पता था कि वे वहां हैं। जंगल जो कभी उनका बचाव था, अब एक पिंजरे जैसा लग रहा था, एक जाल। सैनिकों ने जैसे तैसे खुतियाई करके खुद को छिपाया। सख्त जमीन से खुरचकर बनाई गई उथली ट्रेंचेस। वे इंतजार करते रहे, सुनते हुए। खामोशी शोर से भी बेहतर थी। यह एक ऐसी खामोशी थी जो खतरे से भरी हुई थी। एक ऐसी खामोशी जो थेर्द का वाथिया करती थी। जैसे ही शाम ढलने लगी, उनकी हालत की असलियत साफ हो गई। वे अकेले थे। दुश्मन के इलाके में बहुत अंतर, एम्यूनिशन कम था, खाना बहुत कम था, पानी लगभग खत्म हो चुका था। घायल बढ़ते अंधेरे में धीरे धीरे कराह रहे थे। उम्मीद कम होने लगी थी। उसकी जगह एक ठंडी, कठोर निराशा ने ले ली थी। थॉमस ने अपने साथियों के चेहरों को देखा। जवान अथेमी, बूढ़े अथेमी, सबके चेहरे पर थकान और डर का एक ही नकाब था। बस यही था। यही वो जगह थी जहां वे शायद मर सकते थे। घर से बहुत दूर, भुला दिए गए। सेक्शन 6 ट्रैप्ड इन दी पॉकेट ऑफ डिस्पेयर। रात ऐसे गिरी जैसे कोई दम घोंटने वाला कंबल हो। एक थेम ठंडा, एक थेम अंधेरा। जंगल में अनदेखे डरों से जान आ गई थी। पत्तों की आवाज भी दुश्मन के पहरे थेरों जैसी लगने लगी। टहनियों की कड़कड़ाहट भी राइफल के बोल्ट जैसी लग रही थी। सब लोग अपने छोटे छोटे गड्ढों में थे, उबके हुए थे, गर्मी पाने की कोशिश में, हिम्मत ढूंढने की कोशिश में। पर दोनों ही चीजें कम थीं। आपस में फुसफुसाहट चल रही थी, डर वाली बातें, खत्म होती उम्मीद की बातें। अपन तो गए, कोई धीरे से बोला। इन्होंने हमें पकड़ लिया। ये बातें हवा में गूंज रही थी, भारी, जहरीली। थॉमस का तो पेट ही अंतर से खींच गया। दुश्मन के पहले गोले गिरने शुरू हुए, अंधेरे में चीखते हुए, भयानक जोर से फटते हुए। मिट्टी और छर्रे उड़ रहे थे। जख्मियों की चीखें रात में गूंज रही थीं। भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, छिपने के लिए भी नहीं। वो फंस गए थे जैसे पिंजरे में चूहे फंसते हैं। थॉमस ने खुद को ठंडी जमीन से सटा लिया। तीवा मांग रहा था। वो अपने परिवार के बारे में सोचने लगा। वो अच्छे धूप वाले तेनों के बारे में सोचने लगा। उसे शेर अमी की याद आई। वो छोटा सा बहाथी और परिंथिया। क्या एक परिंथिया अब कुछ कर सकता था? नामुमकिन सा लग रहा था। एक थेम नामुमकिन। फिर हुआ फ्रेंडली फायर। उनकी अपनी ही तोपें जो निशाने पर नहीं लगी, उन्हीं के ठिकाने पर बरसने लगी। ये एक गलती थी, एक बहुत बड़ी दुखद गलती, पर इससे डर और भी बढ़ गया। कंफ्यूजन, बेबसी। लोग गुस्से में चीख रहे थे, थेर्ड से, भयानक डर से। मेजर विटलेसी एक मजबूत लीडर थे, पर वो भी घबराए हुए लग रहे थे। धमाकों की रुक रुक कर आती चमक में उनका चेहरा पीला था। उन्हें एक मैसेज बाहर भेजना था। उन्हें बोलना था कि रोको इसे। उन्हें एम्प्टी हेड चाहिए थी, तुरंत। जो रनर्स उन्होंने भेजे थे वो कभी वापस नहीं आए, अंधेरे में खो गए, दुश्मन के हाथ लग गए। सिचुएशन बहुत डेस्परेट थी, क्रिटिकल। हर धमाका हथौड़े की चोट जैसा लग रहा था।
थेर्थ की हर आवाज उनके हौसलों को और तोड़ रही थी। उनका सफाया हो रहा था, दुश्मन के हाथों, अपनों के हाथों। थॉमस को पता था कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ एकदम हटके। उनकी इकलौती उम्मीद अब आसमान पर टिकी थी, एक मैसेंजर के पंखों में, एक छोटा पंखों वाला हीरो। काश कोई एक तो निकल जाए। सेक्शन 7, एक पंखों वाला उम्मीद का मैसेंजर। मेजर विटलसी ने फैसला किया। उनका आखिरी पिजन, उनका आखिरी मौका, वो था चेरमी। थॉमस को डर का एक झटका सा लगा, उस बर्ड के लिए, उसका थियोस्ट। लेकिन वो जानता था कि यह जरूरी है। उसने तीखा हैंडलर ध्यान से बर्ड को तैयार कर रहा था। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, यहां तक कि वो एक पक्का सोल्जर भी इस पल का बोझ महसूस कर रहा था। लगभग 300 आथेमियों की उम्मीदें इस एक छोटे से जीव के पंखों पर टिकी थी। ये लगभग एक अनबेरेबल बोझ था, एक बर्ड के लिए, किसी भी जिंसी या चीज के लिए। थॉमस ठीक रहा था, मेजर को मैसेज घसीटते हुए, जलथई में, बेसब्री से। हम रोड के पैरेलल हैं 276.4 पर। हमारी अपनी आर्टिलरी सीधे हम पर बाराज गिरा रही है। भगवान के लिए इसे रोको। शब्द बिल्कुल साफ थे, अर्जेंट, जिंतिया रहने की गुहार। थॉमस का गला रुंध गया। उसने सोचा चेरेमी को कैसा सफर करना पड़ेगा, धुएं के बीच से, गोलियों के बीच से, उस नो मैंस लैंड के नरक के बीच से। ये एक सुइसाइड मिशन था, पक्का। छोटा सा मैसेज कैप्सूल में रखा गया। चेरेमी के पैर से बांध थे या बर्ड शांत लग रहा था। आगे जो इतना बड़ा काम था उससे अनजान, या शायद थॉमस ने सोचा वो समझता था। शायद उसे डर महसूस हो रहा था, वो बेताबी। और फिर भी उसने बहादुर बनना चुना। उसने एक हाथ बढ़ाया, उसने चेरमी का सिर सहलाया। बस एक बार, एक खामोश अलविथिया। गुड लक के लिए एक खामोश थिवा। अच्छे से उड़ना मेरे थियोस्त, वो फुसफुसाया। हम सब के लिए उड़ना। लड़ाई के शोर में उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई ठी रही थी। फिर वो पल आया। हैंडलर ने चेरमी को ऊपर उठाया। एक सेकंड के लिए बर्ड रुका, जैसे अपनी ताकत जुटा रहा हो, अपनी हिम्मत। फिर अपने पंखों की एक जोरदार फड़फड़ाहट के साथ वो हवा में था, ट्रेंच के ऊपर उठते हुए, आथेमियों के डरे हुए चेहरों के ऊपर, सीधे उस बवंडर में, उस जानलेवा आसमान में। हर आंख उसकी उड़ान को देख रही थी, हर तेल चाह रहा था कि वो आगे बढ़े। जाओ चेरमी, जाओ प्लीज, जाओ। उनकी जिंदगियां इस पर टिकी थीं, उनका जिंतिया रहना। सेक्शन 8, आग और डर के बीच उड़ान। शेरमी ऊपर चढ़ा और ऊंचा, एक छोटा सा काला साया जंग से तबाह आसमान पर। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो कर जाएगा, शायद वो बच निकले नीचे की उस आग की भट्टी से। लेकिन तभी जर्मन बंदूकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दें। उन्होंने उसे एक लिया था, एक अकेला कबूतर, एक मैसेंजर। वो जानते थे इसका क्या मतलब था। गोलियों की बौछार हवा को चीरती हुई निकली। ट्रेसर्स ने अंधेरे को रोशन करते या गुस्सैल लाल ततैयों की तरह अपने छोटे से शिकार का पीछा करते हुए। ट्रेंच में बैठे आथेमी अपनी सांसें रोके हुए थे, देख रहे थे, बेबस, थीवा कर रहे थे। हवा के झोंकों ने उस छोटे से पक्षी को थपेड़े मारे। धुएं ने उसके फेफड़ों को जैसे जकड़ लिया था। लेकिन शेरमी उड़ता रहा, एक ऐसी अंतरूनी ताकत से जो जंग से भी पुरानी थी। घर लौटने की चाहत, अपना मिशन पूरा करने की। थॉमस देख रहा था, उसकी तो जैसे जान ही हलक में अटकी थी। उसने देखा कि पक्षी लड़खड़ाया। वो अचानक नीचे झुका, जैसे उसे कुछ लगा हो। ट्रेंच से एक साथ सबकी आह निकली। उसे गोली लग गई। कोई चिल्लाया। थॉमस पर निराशा छा गई। सब खत्म हो गया था। उनकी आखिरी उम्मीद खत्म, आसमान से मार गिराई गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो देख नहीं पा रहा था। लेकिन तभी एक आवाज आई। वो उठ गया। वो अभी भी उड़ रहा है। थॉमस ने अपनी आंखें खोली और वो वहां था, शेर घायल, लेकिन अभी भी हवा में था। एक जबरदस्त हिम्मत के साथ उड़ रहा था। एक पैर बेकार लटक रहा था। उसकी छाती के घाव से खून बह रहा था। वो एक तरफ झुककर उड़ रहा था, लेकिन वो उड़ रहा था, सुरक्षित जगह की तरफ उड़ रहा था, घर की तरफ, मिथेद की तरफ। एक थेम से उम्मीद की एक लहर थॉमस के अंदर भर गई। वो पक्षी एक फाइटर था, एक सच्चा हीरो। वो हार नहीं मान रहा था। गोलियों की उस बौछार के बीच से शेरमी उड़ता गया। उसके पंखों की हर एक फड़फड़ाहट हिम्मत का सबूत थी। वो एक सिंबल बन गया, फंसे हुए आथेमियों के लिए, हार न मानने का सिंबल, जिंथिया रहने का। वो तब तक देखते रहे जब तक वो बस एक छोटा सा नुक्ता नहीं रह गया, जो थ्योर जाकर गायब हो रहा था। क्या वो पहुंच पाया होगा? क्या वो सच में पहुंच पाया होगा? कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने उन्हें कुछ दिया था।
उम्मीद की एक छोटी सी किरण उस घने अंधेरे में। अब वो सिर्फ इंतजार कर सकते थे और थिवा कर सकते थे कि उनका वो पंखों वाला थियोस्त अपना हीरो वाला सफर पूरा कर ले और कि मुठभेड़ आ जाएगी। सेक्शन 9, एक हीरो की विरासत, समय में गूंजती यादें। अब काफी साल हो गए हैं। बंथियुकें तो कब की खामोश हो गई। आर्गोनी की मिट्टी की जगह अब हरी घास है, लेकिन यादें वो तो हैं। वो मेरी रूह में बस गई है, पत्थर की लकीर की तरह। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, इस शांत म्यूजियम में, उस भयानक समय की निशानियों से घिरा हुआ। यूनिफॉर्म्स, हेलमेट्स, हथियार और एक खास शीशे के केस में वो है जेरेमी, मेरा प्यारा थियोस्ट, हमेशा के लिए सहेज कर रखा गया। एक छोटा पंखों वाला हीरो जिसने इतनी जानें बचाई। मेरी जान, वो कितना स्थिर लग रहा है, एकदम शांत, वैसा नहीं जैसा बाथी और योथिदा मुझे याद है। उस नरक जैसे आसमान में उड़ता हुआ, उसकी एक सही आंख जैसे मुझे देख रही हो, जैसे उसे भी सब याद हो। उन्होंने उसकी जान बचाई थी, पता है, मेडिक्स ने। जब वो आखिर में अपने ठिकाने पर पहुंचा, 25 मील उड़ा वो, सिर्फ 25 मिनट में। एक आंख से अंधा, उसकी छाती की हड्डी टूटी हुई, उसका पैर बस एक धागे से लटका हुआ था, लेकिन मैसेज कैप्सूल अभी भी वहीं था, सही सलामत। उसने कर दिखाया था। उसने अपना कीमती सामान पहुंचा थेया था, मैसेज पहुंच गया था। हमारी अपनी तोपें रुक गईं। एमिथीद करने वाली फौजें जर्मन लाइंस को तोड़कर आगे बढ़ी। लॉस्ट बटालियन बच गई थी। 194 आथेमी बचा लिए गए, उस छोटे से पक्षी की वजह से, चेर अमी की वजह से। उसे क्रोआ डे गैर से सम्मानित किया गया, बहादुरी के लिए एक मेडल, फ्रेंच सरकार की तरफ से। एक हीरो, इसमें कोई शक नहीं। वो एक और साल जिया, उसकी देखभाल हुई, उसे सम्मान मिला, लेकिन उसके घाव बहुत गहरे थे। वो फिर कभी उड़ नहीं पाया। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ उसे देखने, याद करने, थैंक यू कहने। याद रखना जरूरी है, हिम्मत, कुर्बानी सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि चेरमी जैसे जीवों की भी। उस छोटे से कबूतर ने मुझे एक जरूरी बात सिखाई। उसने सिखाया कि हीरो किसी भी रूप और आकार में आ सकते हैं, कि बुरे से बुरे वक्त में भी उम्मीद उड़ान भर सकती है, और ये कि थियोस्ती भले ही कितनी भी अनोखी क्यों ना हो, टिकी रह सकती है। मैं अब उसे देखता हूँ और मैं फुसफुसाता हूँ, थैंक यू चेरमी, थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे थियोस्त। और मुझे पता है किसी तरह वो मुझे सुनता है।